कभी सोचा है कि ऑफिस का माहौल जैसा है वैसा क्यों है? आज हम मैनेजमेंट की उस छिपी हुई कहानी को जानेंगे। वो कहानी जिसने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, हमारे जॉब्स का स्ट्रक्चर, हमारे मैनेजर्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये सब चीजें कहां से आईं? इन सब की जड़ें ना इतिहास में छिपी हैं। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मैनेजमेंट की इन थियरीज के आने से पहले वर्कप्लेस का नज़ारा आज से बहुत बहुत अलग था। समझिए कि एक तरह से औद्योगिक अफरा तफरी का दौर था। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो जोरों पर था, फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ रही थीं, पर उन्हें चलाने का कोई सेट तरीका नहीं था। जरा सोचिए, हर तरफ कंफ्यूजन और वेस्टेज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करना ही था। और यहीं से एंट्री होती है विचारकों की पहली लहर की, जिन्हें हम क्लासिक थ्योरिस्ट्स कहते हैं। उन्होंने इस केओस को ऑर्डर में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखना शुरू किया। इन शुरुआती विचारकों ने ऑर्गेनाइजेशंस को 3 कोर एलिमेंट्स में देखा: मशीन यानी डिजाइन, मेथड यानी प्रोसेस, और मैन। और सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि इंसान को भी मशीन के एक पुर्जे की तरह ही देखा गया, बस एक और कंपोनेंट जिसे एफिशिएंटली मैनेज करना था। तो इस क्लासिकल थ्योरी के 2 सबसे बड़े नाम थे, फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयोल। टेलर को आप एक ऐसे इंजीनियर की तरह समझ सकते हैं जो शॉप फ्लोर पर हर छोटे से छोटे काम को परफेक्ट बनाने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ फेयोल एक ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट थे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार कर रहे थे। टेलर का तो जुनून ही यही था, हर काम को मेजर करो, एनालाइज करो और उसे करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ढूंढो। वो हर प्रोसेस में से एफिशिएंसी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहते थे। उनके लिए सब कुछ एक साइंस था। और ये तस्वीर दिखाती है कि फेयोल कितने प्रैक्टिकल थे। देखिए, उन्होंने समझा कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जरूरी है, जिसे उन्होंने स्केलर चेन कहा। मतलब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कभी-कभी काम के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को सीधे बात करने की जरूरत पड़ सकती है, वरना काम रुक जाएगा। इसी शॉर्टकट के लिए उन्होंने गैंग प्लैंक का आइडिया दिया। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। बहुत जल्द ये एहसास हुआ कि इस परफेक्ट मशीन वाले मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी है, एक ऐसा एलिमेंट जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। देखिए, क्लासिकल मॉडल एफिशिएंट तो था, इसमें कोई शक नहीं, पर यह लोगों के साथ बेजान पुर्जों जैसा बर्ताव करता था। ये मॉडल ह्यूमन साइकोलॉजी, मोटिवेशन और हमारी सोशल नीड्स, इन सब को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए आए विचारकों की एक नई लहर। वो लोग जिन्होंने इंसान को वापस मैनेजमेंट के सेंटर में रखा। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सब शुरू हुआ मशहूर हॉथॉर्न स्टडीज से, जिसे लीड कर रहे थे एल्टन मेयो। मजेदार बात यह है कि वो तो बस ये देखने निकले थे कि फैक्ट्री में लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी पर क्या असर होता है, लेकिन उन्होंने कुछ और ही खोज निकाला। उन्होंने पाया कि जब वर्कर्स पर ध्यान दिया जाता है, जब उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी परवाह करता है, तो वो बेहतर काम करते हैं, चाहे रोशनी कम हो या ज्यादा। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। जरा इस रिसर्च का स्केल देखिए। 21,126 वर्कर्स का इंटरव्यू लिया गया। इससे एक बात साफ हो गई कि लोग अपने काम के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, ये उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी हैं। और इन स्टडीज के जो फाइंडिंग्स थे वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। इनसे पता चला कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज से नहीं, बल्कि सोशल फैक्टर्स से तय होती है। काम पर बने रिश्ते, ग्रुप का हिस्सा होना और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब ये साफ था कि लोग मशीन के पुर्जे नहीं हैं। इस पूरी नई समझ को डगलस मैकग्रेगर ने अपनी फेमस थियोरी एक्स और थियोरी वाई में बहुत ही खूबसूरती से समेटा। थियोरी एक्स पुरानी क्लासिकल सोच को दिखाती है कि लोग आलसी होते हैं और उनसे काम करवाना पड़ता है। वहीं थियोरी वाई एक ज्यादा पॉजिटिव और इंसानी नजरिया पेश करती है कि लोग काम करना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। ये मैनेजमेंट की दुनिया में 2 अलग-अलग रास्ते चुनने जैसा था। तो सवाल यह है कि ये थियोरी एक्स और वाई असल जिंदगी में दिखती कैसी हैं? रेंसिस लाइकर्ड ने इसे 4 मैनेजमेंट सिस्टम्स में बांटकर समझाया। एक तरफ है सिस्टम 1, जो एक टिपिकल थियरी एक्स बॉस है, जो डर और धमकियों से काम कराता है, जिसे अपनी टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं।
और दूसरी तरफ है सिस्टम 4, एक थियरी वाई लीडर जो अपनी टीम पर पूरा भरोसा करता है और उन्हें फैसले लेने में शामिल करता है। यहाँ थियरी प्रैक्टिस से मिलती है। तो ये सारी ऐतिहासिक बातें हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? सच तो ये है कि ये जो एक टेंशन है मशीन की एफिशिएंसी और इंसान की क्रिएटिविटी के बीच, ये आज भी मॉडर्न वर्कप्लेस की सबसे बड़ी दुविधा है। और हर्बर्ट साइमन जैसे विचारकों ने हमें याद दिलाया कि कोई एक परफेक्ट मैनेजमेंट मॉडल खोजना इतना आसान नहीं है। उनका बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम इंसान परफेक्ट मशीन नहीं है। हमारे पास हमेशा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सोचने की एक सीमा होती है और वक्त भी कम होता है, और ये सारी चीजें हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि आज के सबसे अच्छे वर्कप्लेसेस वही हैं जो इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो मशीन वाले मॉडल से एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर लेते हैं और ह्यूमन सिस्टम से क्रिएटिविटी और मोटिवेशन। और यही संतुलन बनाना आज के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे एआई हमारे वर्कप्लेसेस में आ रहा है, हम उसे किस सोच के साथ डिजाइन कर रहे हैं? थ्योरी एक्स वाली सोच के साथ या थ्योरी वाई वाली सोच के साथ? क्या हम एआई का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम इसका इस्तेमाल उन्हें एम्पावर करने, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने और उन्हें और ज़्यादा मीनिंगफुल काम करने के लिए फ्री करने के लिए कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारे काम करने के तरीके की पूरी शक्ल तय करेगा।